हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट, वो भी वन लाइनर क्वेश्चन। जी हाँ, पूरी ल्यूसेंट का निचोड़। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, ये ल्यूसेंट का सामान्य ज्ञान है और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की सीरीज़ पार्ट 4। इससे पहले हम 3 सीरीज़ पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो जाकर देख लें और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपका पूर्व मध्यकालीन भारत से यानी उत्तर भारत से। मैंने पिछली वीडियो में आपको दक्षिण भारत के बारे में काफी कुछ बताया था। धीरे धीरे करके मैं आपको हर चीजों से मिलवाते जा रहा हूं। चलिए, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? ये अगर आप ल्यूसेंट पढ़ेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पिकअप करने में बहुत दिक्कत आएगी। मतलब आप सोचेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आपके रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राजपूत काल आपका माना जाता है 6ठी सदी से 12वीं सदी तक। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां के शासक थे दाहिर। आपको मैं बता दूं, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुसलमान माने जाते हैं। तो उन्होंने भारत पर आक्रमण करा था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने। और इतना और नहीं, सर्वप्रथम जजिया कर भी किसी ने लगाया था भारत में? मोहम्मद बिन कासिम ने। मैंने आपको बता रखा है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहले मुसलमान थे जिन्होंने आक्रमण करा था। कब करा था? सिंध पर करा था 712 ईस्वी में। उस वक्त वहां का राजा था दाहिर। इतना याद रखना है। और जो जजिया कर होता है उसका मतलब होता है हिंदुओं पर लगाने वाला कर। जब वो अपने किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो उन्हें उसके बदले कर देना पड़ता था, उसी को जजिया कर बोला जाता है। दिल्ली का जो है किसका पुराना नाम है? दिल्ली का पुराना नाम है दिल्ली का। देखो, पहले उसे दिल्ली का बोला जाता था, दिल्ली का एक साथ बोला जाता था। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो लिखी आपकी चंद्रबृदाई ने। इस बात को याद रखेंगे। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहां पर है? माउंट आबू पर। माउंट आबू कहां पर है आपका? राजस्थान में, याद रखेंगे। और कौन सी चोटी पर है? गुरु शिखर पर, याद रखेंगे। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो में जो मंदिर है वो चंदेल शासकों ने बनवाए थे, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने करवाया था, याद रखेंगे। और विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहां पर है आपकी? राजस्थान में है। चित्तौड़गढ़ कहां पर है? राजस्थान में है। विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण करा था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 17 बार आक्रमण करा था महमूद गजनवी ने भारत पर। इसको याद करने का ऐसा तरीका मान सकते हैं, गजनी मूवी आपने देखी होगी। गजनी भूल जाता था बार बार, हर 10-15 मिनट में आपने देखा होगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि गजनवी भूल जाता था मैंने आक्रमण करा, इसलिए उसने 17 बार आक्रमण करा था। ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर कहां पर है? गुजरात में है आपका। इस बात को याद रखेंगे। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, देखो मैंने अभी बताया और आ भी गया कि गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1206 ईस्वी में। अब ये 2 क्वेश्चन बने हैं, पर मैं आपको एक ही तरीके से बता देता हूं। महमूद गजनवी ने जो प्रसिद्ध आक्रमण उनका माना जाता है वो 1206 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर करा था, गुजरात के। ऐसे याद करेंगे हमेशा। क्वेश्चंस को कम करने की कोशिश करें। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव था। देखिए एक और क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन एक ही लाइन में आप याद कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हुए हैं? हरी केली, याद रखेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है आपका? राजस्थान में है, अजमेर में। इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। और किस नाटक के कुछ अंश हैं जो 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? वो है हरी केली। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। तो रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? वो थी राणा रतन सिंह की। अभी आपने पद्मावत नामक मूवी का नाम सुना होगा आपने, तो ये उन्हीं के ऊपर लिखे, रानी पद्मिनी के ऊपर।
अगला प्रश्न देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी करी थी धर्मपाल ने। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने। अच्छा, मैं आपको पुस्तकों के भी लेकर के आऊंगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सर पुस्तकों की भी लेकर के आए अलग से एक पूरी सीरीज, तो मैं आपको पुस्तकों के और उनके रचयिता इंपॉर्टेंट जो भी हैं वो सब लेकर के आऊंगा। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, याद रखेंगे। जयदेव जो थे वो किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। और जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अभी आपने देखा गीत गोविंद। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल। याद रखेंगे, धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था और इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ये कौन से वंश से थे? ये पाल वंश से थे। और पाल वंश की स्थापना किसने करी थी? गोपाल ने करी थी। चलिए आगे। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने करा था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मैंने आपको बताया, भारत पर सबसे पहले मुसलमान जो आक्रमण माना जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम का माना जाता है और इनको अरब आक्रमण से भी बोला जा सकता है। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा के भी किस जगह पर? पुरी में। पुरी उड़ीसा। पुरी उड़ीसा में। आगे देखिए, कोणार्क में जो सूर्य देव का मंदिर है उनके संस्थापक कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही से याद करते चलेंगे आप। कोणार्क में एक सूर्य देव का मंदिर है जिन्हें हम काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कोणार्क में जो सूर्य देव का मंदिर है उसे हम काला पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। उनके संस्थापक कौन है? नरसिंह प्रथम। नरसिंह प्रथम, बस इतना याद रखेंगे, नरसिंह प्रथम। कहां पर है? कोणार्क में। कोणार्क कहां पर? गुजरात में। याद रखेंगे। ब्लैक पैगोडा कहां पर है? कोणार्क में। याद रखेंगे, मैंने कहा था आपसे, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अलवर जो कि राजस्थान का एक जिला है उसकी स्थापना किसने करी थी? अजयपाल ने। ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? क्या नाम था? जयसिंह। उनका पूरा नाम था सिद्धराज। सिद्धराज भी बोला जाता था और वैसे जयसिंह बोलते थे। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य थे हेमचंद्र, उनको संरक्षण मिला था जयसिंह के दरबार में। चंदावर का युद्ध, देखो मैं आपको पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छी तरह से। जो चंदावर का युद्ध था वो हुआ था जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में, इतना याद रखना है, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंगराज मंदिर कहां पर है? भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर कहा, मतलब भुवनेश्वर की राजधानी क्या है? उड़ीसा। और उड़ीसा के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि उड़ीसा के अंदर कोणार्क में स्थित सूर्य देव का मंदिर है जो कि ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर भी कहां पर? आपका पुरी उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर की नींव रखी थी ययाति केसरी ने। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं पूछे जाते तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देखें, वहीं से मैं उठा के लाया हूं। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि पाल वंश की स्थापना किसने करी थी? गोपाल ने करी थी। और मैंने अभी आपको देखो धर्मपाल के बारे में दो क्वेश्चन कराए। एक तो कराया विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? धर्मपाल ने करी थी। और एक क्वेश्चन और है भी आपके सामने आया था, मैं दोबारा दिखा देता हूं। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने कराया था। याद रखेंगे। चलिए अपन आगे चलते हैं। वहीं पर किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा है? धर्मपाल को ही कहा है। धर्मपाल पाल वंश का बहुत प्रतापी राजा माना जाता है। और पाल शासक को गुजराती कवि किसने कहा था? गुजराती कवि थे सोडढल ने। उत्तरापथ स्वामिन कहा है। ये क्वेश्चन आप अगर ल्यूसेंट भी उठाएंगे तो वहां से आप पिकअप नहीं कर पाएंगे, इसलिए देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको बिल्कुल स्किप ना करें आप लोग। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की? जीमूत वाहन ने। याद रखेंगे, हिंदू विधि की पुस्तक है एक दाय भाग। दाय भाग की रचना करी थी जीमूत वाहन ने करी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरित्र की रचना किसने करी है? देखो आपको मैं एक बात बताऊं, एक रामायण रामचरितमानस और यह है रामचरित्र की रचना संध्याकर नंदी ने की है। करी थी आपको मैं बताऊं, रामचरितमानस रामायण और ये तीसरी है रामचरित, तीनों में बहुत डिफरेंस है। आप अभी याद रखेंगे कि रामचरित्र की रचना करी है संध्याकर नंदी ने। बिल्कुल कंफ्यूज ना ही यहाँ पर आप तुलसीदास लगाएं, ना ही यहाँ पर आप और कुछ लगाएं।
प्रतिहार राजवंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने करी थी। प्रतिहार राजवंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने करी थी। मिहिर भोज जो पुत्र था किसका? महेंद्रपाल का था। मिहिर भोज पुत्र था महेंद्रपाल का। काव्य मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना करी थी राजशेखर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, तोमर वंश का संस्थापक था राजा अनंगपाल। तोमर वंश का शासक था राजा अनंगपाल। किस शासक को राय पिथोरा कहा जाता है? पृथ्वीराज चौहान को राय पिथोरा कहा जाता है। राय पिथोरा पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख मिलता है ओशनम स्मृति में। याद रखेंगे, कायस्थों एक जाति थी, उनका प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, सीधा पूछा जाता है। पहली बात तो मिताक्षरा जो पुस्तक है वो किस विधि पर है? हिंदू विधि, जैन विधि, बुद्ध विधि, मुस्लिम, किस पर ये मतलब लिखी गई है? तो ये हिंदू विधि पर लिखी गई है और ये विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। इस बात को नहीं भूलेंगे, मिताक्षरा पुस्तक विज्ञानेश्वर ने हिंदू विधि पर लिखी थी। याद रखेंगे। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता माना जाता है कर्नल टोड को। कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता माना जाता है। सेन वंश की स्थापना किसने करी थी? सामंत सेन ने करी थी सेन वंश की स्थापना। सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से। याद रखेंगे, सम्रांगण सूत्रधार। तराइन का पहला युद्ध, देखो तराइन में 2 युद्ध हुए थे। 1191 में हुआ पहला, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। देखो क्वेश्चन बिल्कुल मैं सीरीज से लेकर के आया हूं। पहला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। अब तराइन का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में होता है? 1192 में हुआ था और इसमें हार हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बता देता हूं, जो पहला युद्ध हुआ था उसमें हमारे पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। परंतु मोहम्मद गौरी ने क्षमा मांगी और पृथ्वीराज चौहान ने अपनी मतलब एक बार कहते हैं शत्रु को भी क्षमा करा जाता है, तो उन्होंने मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया और ये वचन लिया कि वो दोबारा भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। परंतु अगले ही वर्ष पृथ्वीराज चौहान पर फिर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करा और इसमें उनके किसी सेनापति या किसी ने उन्हें धोखा दिया था। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। याद रखेंगे, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने करा था? महमूद गजनवी के पिता सुबुकुतगीन ने। याद रखेंगे, भारत पर जो पहला तुर्क आक्रमण हुआ था वो महमूद गजनवी। जी हाँ, ये वही महमूद गजनवी है जिसने, गजनी के नाम से याद आना चाहिए कि 17 बार भूल भूल कर आक्रमण करता रहा। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करा था। याद रखेंगे, और हर बार पराजय होती थी और वो भाग जाता था। महमूद गजनवी ने जो प्रथम आक्रमण करा था वो किस राज्य के विरुद्ध करा था? वो करा था हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध करा था और याद रखेंगे 17 बार आक्रमण करा था। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदभांडपुर या ओहिंद। याद रखेंगे, हिंदू शाही जो राज्य था यह आपको किताब में भी नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, इन्हें याद रखेंगे आप। जो हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उदभांडपुर ओहिंद में थी। महमूद गजनवी के राज दरबारी कवि कौन था? फिर दोषी था। महमूद गजनवी का जो राज दरबारी कवि था फिर दोषी था। शहनामा के रचयिता कौन है? फिर दोषी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि था आपका फिरदौसी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करा था। भारत में जो पहला तुर्क आक्रमण हुआ था वो महमूद गजनवी के पिता सुबुकतगीन ने करा था। इस बात को यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ चुके हैं। शहनामा के रचयिता भी फिरदौसी हैं, जो कि महमूद गजनवी के राज दरबारी कवि थे। बार बार एक क्वेश्चन रिपीट करने का सिर्फ एक कारण है दोस्तों, कि आपको चीजें बिल्कुल दिमाग में छप जाएं। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? लाहौर। याद रखेंगे, फारसी संस्कृति वहां पर चलती थी। वाहिंद का युद्ध कब व किस किस के बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी और आनंदपाल। आगे चलिए, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? वो था संसवनी। याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? वो करा था मुल्तान के विरुद्ध। भारत ने पहली बार जो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करा था भारत में, तो 1175 ईस्वी में करा था मुल्तान के विरुद्ध और मोहम्मद गौरी ने करा था। याद रखेंगे। अब हमारा आता है दक्षिण भारत।
जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए उस भारत मतलब मध्यकालीन भारत से, और जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके चलते रहेंगे। दोस्तों देखो, बार बार बीच में ऐसे अलग अलग चीज लाने का बस एक ही मेरा थोड़ा यही स्ट्रेटेजी रही है। जिस तरीके से मैंने पढ़ाई करी थी, मैंने अपना सिलेक्शन लिया, मैं यही चाहूंगा कि आप बस उस तरीके से पढ़ें जिस तरीके से सिलेक्शन होता है। टॉपर्स की स्टडी बेस्ट स्टडी होती है। किताबें सबके पास एक होती हैं, पर एक किताब को पढ़ के बच्चा 200 में से 200 नंबर लाता है और उसी किताब को पढ़ के एक स्टूडेंट फेल हो जाता है। सबकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी होती है। मैं बस यही कहूंगा कि जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई, मैंने अपना सिलेक्शन लिया रेलवे में, आप भी अपना सिलेक्शन ले तो बस मेरे साथ बने रहें। तो अगर आपने वैसे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी। अगर वीडियो पॉज नहीं कर सकते तो स्क्रीन छोटी करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आपको डेली बढ़िया से बढ़िया वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। अगर आप मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल पर है। तो अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता चुका हूं दक्षिण भारत के बारे में भी। अब हम और पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। तो चलिए, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी? याद रखेंगे, चोल राजा ऐसे राजा थे जिनका अब तक वैसे कहीं पर लिखा नहीं है, परंतु अगर आप गूगल वगैरह सर्च करेंगे तो भारत में या विश्व में सबसे ज्यादा इन्हीं का राजवंश फैला था, चोल राजाओं का। इनकी राजधानी क्या थी? तंजौर थी। याद रखेंगे, चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम, वो भी चोलों का ही था, राजेंद्र प्रथम। और मैंने नरसिंह प्रथम के बारे में आपको बताया है। और जो उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर है, काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, वो किसने बनाया था? नरसिंह प्रथम ने। याद रखेंगे, तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराजा प्रथम ने। नाम से पता लग रहा है, राजराजेश्वर मंदिर राजराजा प्रथम तंजौर में है। याद रखेंगे, तंजौर किसकी राजधानी थी? चोल राजाओं की। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में है, आपको पता होगा। कृष्ण प्रथम ने करवाया था, राष्ट्रकूटों का था, राष्ट्रकूट शासक था, इन्होंने ही एलोरा और एलिफेंटा की गुफा बनवाई थी, राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे दंती दुर्ग। याद रखेंगे, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दंती दुर्ग। किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को भी जीत लिया था? चोल वंश। वीडियो इस दक्षिण भारत को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि चोल वंश ऐसा था, चोल साम्राज्य इतना विस्तृत था कि इन्होंने पूर्व एशिया तक को, दक्षिण भारत तक को और श्रीलंका तक को और रशिया तक में इनका साम्राज्य फैला हुआ था। आपको मैं बता दूं तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्य ने करवाया था। पल्लवों का एकाश्मय रथ कौन सी जगह मिला? वो मिला था महाबलीपुरम में। याद रखेंगे, जो पल्लव शासक थे उन्होंने एकाश्मय रथ बनवाए थे, वो कहां मिले? महाबलीपुरम में मिले थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होयसल की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी, इसे बोलेंगे द्वार समुद्र। होयसलों की राजधानी थी द्वार समुद्र। यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके पूरे दक्षिण भारत से लेकर के आया हूं। मिक्सअप क्वेश्चन चलेंगे, याद करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यादवों की राजधानी देवगिरी थी, होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी। पल्लवों का मंदिर महाबलीपुरम में मिला है, विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य ने करवाया था निर्माण, याद रखेंगे। किस शासक ने अरब सागर में, देखना, भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित करी थी? अगर मैं आपको बता दूं तो भारत में जो नेवी, जिसे आज आप नेवी कहते हैं, पहले उन्हें नौसेना कहा जाता था, हिंदी में आज भी नौसेना कहा जाता है। तो भारत में सबसे पहले किसने शुरू करा था? अरब सागर में पहले ही किसने स्थापित कर दिया था? चोलों के राजा राजराजा प्रथम ने, जिन्होंने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अभी मैंने आपको बताया, इतना पावरफुल साम्राज्य था चोलों का कि उन्होंने नौसेना तक बना ली थी अपनी, याद रखेंगे। पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरै। एहोल का लाडखा मंदिर किस देवता का है? सूर्य देवता का, याद रखेंगे। एहोल में लाडखा मंदिर है और सूर्य देवता का है। या अपनी ल्यूसेंट भी उठा लें, उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम का, याद रखेंगे। मामल्लपुरम महाबलीपुरम को ही कहा जाता है, याद रखेंगे। चाहे महाबलीपुरम बोला जाए या मामल्लपुरम बोला जाए, समानार्थी हैं दोनों। और पल्लवों का एकाश्मय रथ कहां मिला है? महाबलीपुरम या मामल्लपुरम, याद रखेंगे। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश। मैं आपको बता चुका हूं, चोल वंशों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी।
हमारा भारत ना तो पहले पीछे था ना आज पीछे है, सिर्फ हमें मेहनत करते रहनी है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? चिदम्बरम में है, याद रखेंगे। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? तैलप द्वितीय ने करा था। राष्ट्रकूटों का पतन कर दिया था तैलप द्वितीय ने। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन थी सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। इन्होंने बहुत बढ़िया से शासन चलाया था और शासन करना सिखाया भी था। तीन मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्ति कहाँ पर है? एलिफेंटा की गुफा में है। इस बात को याद रखेंगे। मैं आपके लिए अलग से सीरीज ले आऊंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सारे गुफाएं, मंदिरों का निर्माण किसने और किन शासकों ने और किस वंश के शासकों ने करवाया था। महाभारत का भारत वेणता के नाम से, याद रखेंगे, कई नाम है महाभारत के। फारसी में रजनामा कहा जाता है और महाभारत का भारत वेणता के नाम से तमिल भाषा, याद रखनी है, भारत वेणता तमिल भाषा में अनुवाद किया था पेरुंद देवनार ने। पेरु देवनार ने, याद रखेंगे, पेरुंद देवनार ने। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक महिपाल प्रथम था। चोलों ने बहुत शासन कराया। आपको मैं बहुत अगर आप लोग चाहते हैं चोलों के बारे में विस्तृत जानकारी लेना तो मेरे को आप जो भी बातें मैं बोल रहा हूं आप बस कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपके लिए अलग अलग चीजें लेकर के आऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को पता लगे कि चोल वंश भी कहां तक था। चालुक्य विक्रम संवत, याद रखेंगे, चालुक्य विक्रम संवत का शुभ आरंभ करा था विक्रमादित्य सिक्स्थ ने, छठे विक्रमादित्य छठे ने। जी हाँ, विक्रम संवत उसे ही कहा जाता है जो हमारे हिंदू जो संवत है, हिंदू कैलेंडर जिसे कहा जाता है उसी को विक्रम संवत कहा जाता है। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। अच्छा, आपको पता होगा मैंने बताया है कि जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है, याद रखेंगे। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश की जो 5 शिलालेख किस राज्य में मिले? वो मिले हैं आपके कर्नाटक में। 12वीं सदी के जो राष्ट्रकूट वंश के जो 5 शिलालेख हैं वो कर्नाटक में मिले हैं। कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? अपने ही शासनकाल में पहले उत्तराधिकारी को बता देते थे। चोल वंश। ये सब चीजें हमें चोल वंशों से मिली है। देखिए कितने बुद्धि के तरीके से बुद्धि का इस्तेमाल करके ये राज करा करते थे। दक्षिणी भारत का तकोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? चोल वंश व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ होता है? तीरण के ऊपर बने अलंकृत का बहुमंजिला भवन, याद रखेंगे, उसे गोपुरम कहा जाता है। चोला का राज्य कहां तक फैला था? कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक भी था। पता होगा कोरोमंडल तट कहां पर है और दक्कन का पठार, याद रखेंगे, वहां तक था ये। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? नटराज देव की कांस्य प्रतिमा, याद रखेंगे। बहुत चोलों के बारे में तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के प्रोवाइड कर सकता हूँ, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता सकता हूँ। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए। सब कुछ इन्होंने हमें दिया है। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? जो कन्नड़ साहित्य था वो राष्ट्रकूटों के समय उत्पत्ति पे आया था, याद रखें, कन्नड़ साहित्य राष्ट्रकूटों के समय उत्पत्ति पर आया था। होयसल स्मारक कहां पर है? मैसूर व बेंगलुरु में, याद रखेंगे। होयसल, देखो होयसलों की राजधानी क्या थी? हेलीवेड थी। बताया था मैंने आपको, शुरुआत में देखेंगे आप दक्षिण भारत की, जब मैंने ये शुरू करा था दक्षिण भारत का टॉपिक तब मैंने बताया है कि होयसल स्मारक कहां पर है? मैसूर व बेंगलोर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित की हैं? वेंगी के चालुक्यों के साथ, याद रखेंगे। जो चोलों ने है ना सबसे ज्यादा वैवाहिक संबंध बनाए हैं वेंगी के चालुक्यों के साथ। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाएं में देवीकृत कैसी थी? चतुर्भुज थी। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए आप लोगों के सामने है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? चतुर्भुज हुआ करती थी। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। जो चोल काल था उसमें क्या हुआ करती थी? देवाकृत हुआ करती। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जैसा क्वेश्चन लिखा है, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयपाल था। याद रखेंगे, देखो जो चोल साम्राज्य जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही उसका संस्थापक इंपॉर्टेंट है। चोल साम्राज्य के संस्थापक था विजयपाल। रुद्रनवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? याद रखेंगे, काकतीय राजवंश की थी रुद्रनवा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजराजा प्रथम जिन्होंने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था उनका मूल नाम था अरिमोल वर्मन। देखिए आपको मैं एक बात और बताता हूं, जब भी ये सिंहासन पे बैठते थे तो ये एक उपाधि धारण कर लेते थे, अपना नाम चेंज कर लेते थे। इस बात को याद रखेंगे। चोल युग में कड़ीमे का अर्थ क्या था? भू राजस्व या
लगान। कड़ी में मतलब भू राजस्व हुआ करता था। तंजौर में जो स्थित राजराजेश्वर मंदिर है वो किस देवता का है? वो शिव जी का है, याद रखेंगे। अगला, चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? चोल युग में हिरण्यगर्भ नामक एक त्योहार बनाया जाता था, वो लोक महादेवी ने आरंभ करा था। किसके नामक त्योहार का आयोजन करा था? लोक महादेवी ने आयोजन करा था। अगला क्वेश्चन, चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलुंज कहलाते थे। कुलंजू क्या कहलाते थे? कुलंजू। अगला देखिए, चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखमणि। देखिए, ये जो स्टूडेंट ये सब चीजें जो आज देखते होंगे, कोई अशोक चक्र हमें मिलता है जो भी हमारे बहुत अच्छे मतलब सिपाही होता है, महावीर चक्र, ये सब दिया जाता है, ये सब हमें कहाँ से मिली हैं? ये देखिए पहले चलती आ रही है परंपरा। चोल युग में क्या हुआ था? युद्ध में जो भी विशेष पराक्रम दिखाता था उनको उपाधि दी जाती थी। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन के, याद रखेंगे। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के समकालीन थे। कांची के कैलाशनाथ मंदिर, देखो कांची में कैलाशनाथ मंदिर है, उसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इस बात को याद रखें कि द्वितीय प्रथम, ये बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को कि नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक बलाल तृतीय था, ऐसे भी याद रखेंगे, तृतीय आखिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ये शैव धर्म को मानते थे, याद रखेंगे। शैव धर्म के अनुयायी थे चोल धर्म, जो चोल राजा थे अधिकतम शैव धर्म के अनुयायी थे। विचित्रचित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की थी? महेंद्र वर्मन द्वितीय ने विचित्रचित्त की उपाधि धारण करी थी। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल था, याद है, आपने बताया भी आपको। पहले किसके सामंत थे? ये पहले किसी के सामंत हुआ करते थे, ये पल्लवों के सामंत थे, याद रखेंगे। कार्थ दीपिका की रचना किसने करी? वेंकट माधव ने। अगला, तैलप द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या करी थी? तुंगभद्रा नदी में, याद रखेंगे। तैलप द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या करी थी? तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या करी थी। भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाली थी मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण था वो पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। भारत में गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। और ये किसका गुलाम था? ये गुलाम था आपका मोहम्मद गौरी का, याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत जो हुआ करती थी उसकी दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा शहर का निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगरा शहर का निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी ने। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? उसकी हुई थी जिन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी थी 1206 ईस्वी में, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुवात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा जाता था। आपको बता दूं, इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था, मतलब लाखों का दान दिया देते करते थे ये। कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में है। अच्छा बता दूं मैं आपको, कुतुब मीनार की नींव भी देखो नाम में लिखा हुआ है कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और चौगान आप लोग जानते हैं घोड़े पर बैठ के खेला जाता है, जैसे हॉकी पैरों से खेला जाता है उसी प्रकार चौगान होता है। तो चौगान घोड़े पे बैठकर खेला जाता है। तो घोड़े से गिरने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय। कुतुब मीनार का जो शुभ आरंभ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? ये इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे देखिए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? भारत में सबसे पहले राज करने वाली महिला शासिका कौन थी? उनका नाम था रजिया सुल्तान। और ये किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी, जिसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। चलिए आगे देखते हैं, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सांकेतिक मुद्रा का
चलन किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपको मैं मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ी 2-3 बातें बता देता हूं। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ये तुगलक वंश से थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश से थे और इन्होंने क्या करा था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू करा था। सांकेतिक मुद्रा, और मैं आपको बता दूं इनके बारे में कई इतिहासकार भी ऐसे कहा करते थे, जैसे जब ये मरे थे तो इनके बारे में एक बदायूं ने लिखा था कि अंततः लोगों को इससे मुक्ति मिली और इसे लोगों से, मतलब ये थोड़े सन की बादशाह कहा जा सकता है इनको। आप जैसे अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? वो भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा है, क्योंकि ये थोड़े विरोध भी करते थे। इन्होंने नई नई चीजें शुरू करी थी, जैसे सांकेतिक मुद्रा का चलन शुरू करा था। तो और इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? इनकी मृत्यु थी ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। याद रखेंगे, ठट्टा के निकट, ठट्टा है उसमें, वहां पर गोडाल में हो गई थी। और इनके ही काल में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी करी थी। इतना भी याद रखेंगे आप। और मैं आपको इनसे जुड़ी बस एक बात और बता देता हूं कि जो किसके शिष्य थे, ये शिष्य थे आपके शेख अलाउद्दीन के। याद रखेंगे, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी था जिसको पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में जहीरुद्दीन बाबर ने मार डाला था। याद रखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध में। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दी जाती थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह भी बहुत खतरनाक सुल्तान था। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से आया था। और किसके काल में आया था? किसके शासन में? लिखा है अगला क्वेश्चन। जी हां, इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। और मैं आपको बता दूं, ये इब्न बतूता की बुद्धि से इतने खुश हो गए थे कि इन्होंने अगले ही दिन इसे भारत दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। याद रखेंगे। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक भी लिखी है, उस पुस्तक का नाम है रेहला। अगला प्रश्न देखिए, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को क्या करा था? खलीफा घोषित किया था। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करी थी। और मैं आपको बता दूं कि इनकी मृत्यु कर दी थी, इनकी हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इनका भतीजा था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में बाजार बोलो या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने भी बहुत बुद्धि का इस्तेमाल करा था। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने भी काफी बुद्धि से शासन करा था भारत पर। आगे देखिए, अल बरूनी का पूरा नाम था अबेरुहन मोहम्मद। याद रखेंगे, अबू रेहान मोहम्मद था अल बरूनी। और ये किसके साथ था? ये दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। 11वीं सदी के भारत का दर्पण। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई थी? मैंने कहा ना, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बुद्धि का इस्तेमाल करा था शासन करने के लिए। गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? ये आपके लिखते थे सिकंदर लोधी। अगला, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। और किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाई दरवाजा मुख्य द्वार है कुतुब मीनार का, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। और सल्तनत अपने नाम कर ली और क्या करा था? उनकी हत्या कर दी थी, उनकी पुत्री से विवाह कर लिया था, और यहां तक कि ये खुद इनका भतीजा था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी मलिक हुआ करता था। याद रखेंगे, कौन? मलिक हुआ करता था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में करा था। याद रखेंगे, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करा था 1398 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा था?
लोगों को रोजगार दिया था, जो भी बेरोजगार थे उनको रोजगार दिया था। फिरोज तुगलक के बारे में अगर मैं आपको 2-3 बातें बताऊं तो सबसे बड़ी बात कि इन्होंने 300 से ज्यादा नए नगरों की स्थापना करी थी। अगर मैं आपको नाम भी बताऊं तो जैसे कि हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, इन सब की स्थापना करी थी। और फिरोज तुगलक ने कम से कम नहीं तो 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। और फिरोज तुगलक जो था ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। जो फिरोज शाह तुगलक था, पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर क्या जारी करा था, उसे क्या कहते हैं, जजिया कर लगाया था। क्या लगवाया था? जजिया कर लगवाया था। मैंने आपको 4-5 बातें बता दी हैं और आगे आएंगे तो आपको और अच्छी लगेंगी, तो याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिर में बताई है मैंने आपको कि सुल्तान जो फिरोज शाह तुगलक था सुल्तान, उसने ब्राह्मणों पर लगाने वाला पहला मुसलमान था जिसने जजिया कर लगवाया था। अगला देखिए, किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जब बात चल रही थी कि इन्हें बुद्धिमान पागल कहा जाता है। इन्होंने कई विद्रोह भी करे थे, मतलब ऐसे मान लीजिए कि बुद्धिमान भी थे और पागल भी थे। जब ये मरे थे तो बदायूं ने लिखा था, मैं आपको फिर बताता हूं, कि अंततः इसे लोगों से और लोगों को इससे मुक्ति मिली। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? वो भी मोहम्मद बिन तुगलक ही था। दौलताबाद का पहले नाम क्या था? देवगिरी था। फिर इसने क्या नाम रखा उसका? दौलताबाद रखा। याद रखेंगे। तुगलकानामा की रचना अमीर खुसरो ने करी है। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली। याद रखें, खड़ी बोली बोलते थे। अमीर खुसरो ने भूमिका निभाई है खड़ी बोली के विकास में। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ हुआ था तुर्कों के समय में। पोलो खेल का कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवान एक खैरात नामक विभाग की भी स्थापना करी थी? उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। 300 से ज्यादा बड़े नगरों की स्थापना करी थी, 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुसलमान गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है? सितार। ये दोनों बजाते हैं, याद रखेंगे, हिंदू भी और मुसलमान भी, ये दोनों का ही माना जाता है। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं अमीर खुसरो। बहुत इन्हें भारत का तोता भी कहा जाता है, तोतिया हिंद, तोतिया ही हिंद। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता भी अमीर खुसरो ही हैं। इन्होंने कव्वाली भी इन्होंने ही शुरू करी थी। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण। याद रखेंगे, अनुकूल परिस्थितियां थी फिर भी इन्होंने अपने अपना जो शासन था, साम्राज्य था, उसका विस्तार नहीं कर पाए थे, सिर्फ मंगोलों के आक्रमण के भय के कारण। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। आप ऐसे बोल सकते हैं, ये शासक था जिसने अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा था कि मैं दूसरा सिकंदर हूं। सिकंदर सानी भी कहा जाता है इनको। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया है? फिरोज शाह तुगलक को। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखेंगे, जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक पुस्तक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां, द ग्रेट चंगेज खां। आपने नाम सुना होगा, ये मंगोलियों से था। कहां से था? मंगोलों के वहां से था। ये खुद को ईश्वर का अभिशाप कहते थे। क्या कहते थे? अभिशाप। अब मैं आपको मंगोलों के बारे में 2-3 बातें बताता हूं जिससे आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा। मंगोल क्या थे? जो चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान में निवास करते थे। देखो, चीन के उत्तर में गोबी मरुस्थल है, वहां पर उसमें निवास करते थे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो होते थे विभिन्न कबीलों में बटे हुए करते थे, और उन्हीं कबीलों में, याद रखेंगे, 1163 ईस्वी में तैमूचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ था। और इतना मैं आपको बता दूं, इन्हें चंगेज द ग्रेट भी कहा जाता है और शापित भी कहा गया है। इनके पिता का नाम क्या था? यसुगाई बहादुर था। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? गुलामों के जो लगल विभाग थे, दीवान ए बंदगान की स्थापना करी थी। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया। मैंने अभी कहा आपसे, बहुत सारी बड़ी नहरों का निर्माण भी इसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने।
किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया था? अलाउक मुल्क ने। देखो पहले क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग पर पूरे विश्व को जीतने का भूत सवार था, पर क्या हुआ, अलाउक मुल्क के मना करने पर इन्होंने विश्व विजय योजना को ठुकरा दिया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस शासक ने सैनिकों को भून अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। मतलब इन्होंने स्थायी स्वशासन, देखो स्थायी सेना का बंदोबस्त करा और मतलब लोग सैनिकों को भू अनुदान देने की जगह नगद वेतन देने की प्रथा शुरू कर दी थी, इसलिए लोग बाग इनकी सेना में भर्ती होना चाहते थे। किसने भूमि मापने के पैमाने गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया था? सिकंदर लोदी ने करा था, जिसने आगरा शहर की स्थापना करी थी। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनाई है? याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी ने, जो मुस्लिम शासक था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई है मोहम्मद गौरी ने। अलाउद्दीन खिलजी का जो राज दरबारी कवि था वो अमीर खुसरो था। याद रखेंगे, जिन्हें तोते हिंद भी कहा जाता है, अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। किस शासक ने अपना उपनाम अबुल मजहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें बुद्धिमान पागल कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना उपनाम क्या रखा था? अबुल मजहिद। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी ठट्टा में। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा में हुई थी। रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? बहराम शाह का हाथ था। रजिया बेगम को मारने में हाथ था बहराम शाह का हाथ था। इनकी शादी किससे हुई थी? रजिया की मैं बता दूं इल्तुतमिश की बेटी थी, और इसकी जो शादी हुई थी वो अल्तुनिया के साथ हुई थी। याद रखेंगे, इसकी शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी और इन्हें कैथल के निकट मार दिया गया था सन 1240 ईस्वी में। याद रखेंगे, जो बहरम शाह था उसको भी बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। याद रखेंगे, जिसने रजिया बेगम को मारा उसकी भी हत्या कब कर दी गई? 1242 में कर दी गई थी। अगला देखिए, जवाबित किससे संबंधित है? राज्य के कानून से। जवाबित। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशप। अली गुरशप। इन्होंने अपने चाचा की हत्या कर दी थी जलालुद्दीन खिलजी की। कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? अलाउद्दीन खिलजी। मैं आपको 12 बता चुका हूं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उन्होंने भी बहुत अच्छा, मतलब जो अपना शासन था बहुत अच्छा चला रखा था। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है? रेहला। रेहला लिखी किसने है? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता कौन था? ये मोरक्को से आया एक यात्री था जो कि घूमने आया था, पर इसकी बुद्धि को देख करके जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने क्या करा, इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। तो इसने एक पुस्तक लिखी रेहला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक्तादार था? बुलंदशहर का इक्तादार था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। अब मैं आपको बताता हूं कृष्णदेव राय के बारे में। अब हम चल रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की ओर। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? मैं आपको बता देता हूं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना उस टाइम पे कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। उसके शासन काल में, मतलब उसके होते हुए एक छोटी सी जगह पर हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किसकी स्थापना करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। याद रखेंगे, दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने सन 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। इस बात को आप याद रखेंगे। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक था कृष्णदेव राय। अब इनके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, कृष्णदेव राय बना 1509 में राजा। कृष्णदेव राय के किन यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? पुर्तगालियों के साथ जो थे कृष्णदेव राय के संबंध थे अच्छे खासे। अगला देखिए, विजयनगर किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ये विजयनगर कहां पर है? हम्पी कर्नाटक में है। आज भी इनके अवशेष वहां पाए जाते हैं। अगला देखिए, बहमनी राजाओं की राजधानी भी क्या थी? गुलबर्गा थी। ठीक है, आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष का मैंने अभी आपको बताया कहां पर है? हम्पी कर्नाटक में। बीजापुर में जो गोल गुंबद है उसका निर्माण किसने कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले तो यही बन गया, बीजापुर में कौन सा गुंबज है? बीजापुर में कौन सा गुंबज है? गोल गुंबज है। और किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था।
कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? ये बाबर के समकालीन थे, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरिहर और बुक्का जो थे उनके पिता का नाम संगम था। देखो, विजयनगर में जो पहला शासक, जो पहला वंश था वो था संगम। विजयनगर में जो पहला वंश था वो था संगम। और जो अभी मैंने आपको बताया, जो कृष्णदेव राय थे वो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक तो थे ही, पर ये थे तुलुव वंश से, याद रखेंगे, तुलुव वंश से। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हरिहर और बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी? ये करी थी माधव विद्यारण्य, एक कौन थे? संत थे। इनके प्रभाव में आकर के इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। और जो विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी वो थी तेलुगु। इतना और आपको याद रखना है। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? देवराय प्रथम था। संगम वंश का जो प्रमुख शासक था वो देवराय प्रथम था। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था? वो था देवराय प्रथम। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा है? बहमनी राज्यों के साथ। संघर्ष, हमेशा ये आपस में लड़ते रहते थे। बहमनी राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकाट। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? मदुरै। मदुरै कहां पर है? तमिलनाडु में। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? ओली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार जो है उसका निर्माण ओली कुतुब शाह ने करवाया था। गोलकुंडा कहां पर है? हैदराबाद में है। हम्पी का खुला संग्रहालय कहां पर है? किस राज्य में? कर्नाटक में। मैंने आपको बताया हम्पी कहां पर? कर्नाटक में। और हम्पी में क्या है? विजयनगर साम्राज्य के आज भी अवशेष पाए गए हैं। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। इसने कौन सी उपाधि धारण करी थी? गजबेतेकर। देवराय द्वितीय ने। गजबेतेकर की उपाधि किसने धारण करी थी? देवराय द्वितीय ने धारण करी थी। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मतार के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन करा था? कृष्णदेवराय ने। बहुत प्रतापी राजा थे ये, तुलुव वंश से थे विजयनगर साम्राज्य में। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? कृष्णदेवराय और कुलू कुतुब शाह के बीच में। इतना याद रखना है आपको। विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय विशेषता थी वो भू राजस्व थी। इतना भी याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवर्ण का क्या अर्थ है? भू राजस्व विभाग। आगे देखिए, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। याद रखेंगे, अष्टदिग्गज हुआ करते थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कहलाते थे 8 तेलुगु के कवि। सर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर। इतना भी याद रखेंगे। बहमनी राज्य की स्थापना किसने करी थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। हसन गंगू कहा जाता था। अब आ चुका है आपका बहमनी राज्य के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहमनी राज्य की स्थापना करी थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू कहा जाता था। क्या कहा था? हसन गंगू ने करी थी। कश्मीर का कौन सा शासक? कश्मीर का अकबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को क्या कहा जाता? कश्मीर का अकबर कहा जाता था। आमुक्त मालाद नामक काव्य की रचना करी थी कृष्णदेवराय ने। आमुक्त मालाद। कृष्णदेवराय ने आमुक्त मालाद की रचना किस भाषा में करी थी? तेलुगु भाषा में करी थी। कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? वैसे तो देखो अष्टदिग्गज हुआ करते थे 8 तेलुगु भाषा के कवि, पर जो राजकवि था वो पेदन्ना था। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर के शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है। कृष्णदेवराय को किस शासक को कहा जाता है? आंध्र पितामह विजयनगर का कृष्णदेवराय को। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य शासन का अंत माना जाता है? तालीकोटे का युद्ध। ये अंतिम युद्ध था, इसके बाद विजयनगर साम्राज्य शासन का अंत हो गया था। तालीकोटे का युद्ध 1565 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालीकोटे का युद्ध जो हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। और विठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? विठल के रूप में विष्णु का है। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी को कहा जाता है। वीर पांचला का अर्थ है आभिजात्य वर्ग। अगला,
अनरम का अर्थ है जागीर से। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करते हुए चलने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। चलिए, विजयनगर साम्राज्य में जो सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? कदाचार के नाम से जाना जाता था। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक राजा फारूकी। खानदेश का राजा था। कौन संस्थापक था खानदेश राज्य का? खानदेश राज्य का संस्थापक था मलिक फारूकी। अगला क्वेश्चन देखिए, तैमूर जो था, तैमूर राज्य का संस्थापक कौन था? तैमूर राज्य के आक्रमण के बाद तैमूर का मैंने बताया तैमूर लंग 1398 में भारत पर आक्रमण करा था, 1398 ईस्वी में। और मैं आपको बता दूं, जो तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ था? जौनपुर। अहमदाबाद की स्थापना किसने करी थी? अहमद शाह प्रथम ने। महमूद वेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? गुजरात का। आगे चलते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। बहमनी शासन को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया था? जो बहमनी शासन था उसको महमूद गावा ने ही चरम पर पहुंचाया था। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? बरार स्वतंत्र हो गया था बहमनी साम्राज्य से। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गावा को। टोडरमल का पूर्वगामी मतलब महमूद गावा बहुत होशियार था, इसलिए टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है। मतलब महमूद टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है। अदीना मस्जिद बंगाल में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अदीना मस्जिद कहां पर है? बंगाल में। विजयनगर का जो प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर है, जो कि विष्णु जी की पूजा करी जाती है विट्ठल मंदिर में, वो कहां पर है? हम्पी में, कर्नाटक में। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? बिदार। सबसे पहले हुआ बरार, सबसे अंत में बिदार। बरार फिर बिदार। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? बेल्लारी में है। अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? कृष्णदेव राय ने अभिनव भोज की उपाधि धारण करी थी। तालीकोटे के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व करा था राम राय ने। ठीक है, आगे देखिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किस शासन में वर व वधु दोनों से कर लिया जाता था? विजयनगर के शासन में चाहे वर हो या वधु हो, दोनों से कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? पैगोडा। विजयनगर की मुद्रा का नाम था पैगोडा। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? हूण। ठीक है, बहमनी शासन में कौन रूसी यात्री आया? निकितन आया था, याद रखेंगे। बहमनी शासन में कौन सा रूसी यात्री आया था? निकितन। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? 18। अगला, हर विलासम की रचना किसने करी थी? श्रीनाथ ने करी थी हर विलासम की रचना। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? देवराय द्वितीय ने अवैधानिक घोषित करा था दहेज प्रथा को। अगला क्वेश्चन, किस शासक को जालिम शासक के रूप में जाना जाता है? हुमायूं शाह को जालिम शासक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जल्दी से ल्यूसेंट में देखने को भी नहीं मिलेगा, ढूंढने से ही मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। जो पंजाब था उसमें भक्ति आंदोलन के जनक थे गुरु नानक, इस बात को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन अगला है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? लहरतारा काशी में, इस बात को याद रखेंगे। जो कबीर जी के जन्म से रिलेटेड जो डेट है उसमें आज भी कंफ्यूजन चलती है। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर, जो कहां पर है? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले थे रामानंद, जो कि कबीर के गुरु थे। आपको मैं बता दूं कि जो सबसे पहले भक्ति आंदोलन हुआ था, भक्ति जो आई थी वो हमारे दक्षिणी भारत में ही आई थी, और दक्षिणी भारत से लेकर उत्तर भारत तक जो लेकर के आए थे वो रामानंद थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना करी थी वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन का अपना माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। आगे चलते हैं, अब अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन, जो अद्वैतवाद था उसके सिद्धांत का प्रतिपादन करा था शंकराचार्य ने। अगला देखिए, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? शंकर देव ने। भक्ति आंदोलन के दौरान जो असम में चलाया था वो शंकर देव ने। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक का धर्मो उपदेश था मानव बंधुत्व, मतलब लोगों में बंधु बना रहे, मतलब प्यार बना रहे। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? बंगाली भाषा को।
अगला, रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? वैष्णव कहा जाता था। बीजक किसने लिखी है? बीजक के रचयिता है कबीर दास। कबीर दास की वाणियों का संग्रह है, कहलाता है बीजक। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? संसार का दुख पूर्ण होना। मतलब उनको, जो महात्मा बुद्ध थे और चाहे मीराबाई थी, उनके जीवन दर्शन में ये थी कि वो संसार का जो दुख था उससे पूर्ण हो चुके, मतलब उनसे उनको कोई लेना देना नहीं था। प्रसिद्ध भक्ति रस कवियत्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? राजकुमार भोजराज की। और ये किसके पुत्र थे? राणा सांगा के। जिसको किसने पराजित करा था? बाबर ने पराजित करा था राणा सांगा को। शायद किस युद्ध में? चंदेवर के युद्ध में पराजित करा था और मार दिया था राजकुमार भोजराज को। और मीराबाई के जो विवाह हुआ था वो शायद 12 या 15 साल की उम्र में हो गया था। उसके बाद इन्होंने आजीवन कृष्ण भगवान को अपना पति मानकर उनकी सेवा करी थी। यदि संस्कृत मातृभाषा में है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है? एक नाथ का। याद रखेंगे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे भक्त तुकाराम। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग करा था। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो कौन थे? रामदास थे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। दास बोध के रचयिता है रामदास। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1459 ईस्वी तलवंडी में। अच्छा, अगला लिखा भी है कि तलवंडी में हुआ था। तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। सिख धर्म का जो संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? गुरु रामदास ने। देखिए, मैं आपको बता दूं, अमरदास नाम के भी गुरु आएंगे, पर ना समझें कि अमृतसर शहर का निर्माण अमरदास ने नहीं, रामदास ने करवाया था। गुरु रामदास जी ने। किस धर्म गुरु को इस्लाम ना अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? गुरु तेग बहादुर को। याद रखेंगे, दिल्ली में अस्पताल भी है, एक इनके नाम की जगह भी है। गुरु तेग बहादुर को अपना सर कटवाना पड़ा था। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता है नरसिंह मेहता। याद रखेंगे। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? गुजरात के प्रमुख संत थे नरसिंह मेहता। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? संकद देव को। संकद देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण का। याद रखेंगे, एक मुगल शासक था मोहम्मद शाह, वो किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण का। गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? ननकाना साहिब बोला जाता है इनको। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने करी है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? बांदा जिले के राजापुर गांव में। रायदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी रैदास ने। ये रामानंद के शिष्य थे। देखो, जो रैदास जो थे, किसका शिष्य था? रामानंद का। इसे आप करेक्ट कर लेंगे, दैरास नहीं है, रैदास। रैदास शिष्य था रामानंद का। निपख नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया था? दादू दयाल ने चलाया था। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सबसे मतलब इन्होंने ही शुरू करा था। आगे पढ़ेंगे आप, देखना काफी अच्छी बातें पता लगेंगी। धर्म दीक्षा विधि पाहुल की स्थापना करी थी गुरु गोविंद सिंह ने। आगे चलते हैं अपन। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। याद रखेंगे। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत करी थी? गुरु रामदास ने, जिन्होंने अमृतसर शहर की नींव रखी थी। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने, जिनकी जो मजार है वो कहां पर है? अजमेर में है। जिन्हें क्या कहा जाता है? अजमेर शरीफ भी कहा जाता है। महिला सूफी रबिया कहाँ की थी? बसरा। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम से ही संबंधित है। सूफी सिलसिला किस धर्म से? इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन कहा जाता है। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक माना गया है? किसको? चिश्ती को। याद रखेंगे, किसको माना गया है सबसे ज्यादा? चिश्ती को माना गया है।
दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादरी सिलसिले को अपनाया था, याद रखेंगे। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सा माना गया है? चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिला माना गया है। निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह कहां पर है? दिल्ली में है, ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? फिरोज शाह खिलजी से। फिरोज खिलजी से मिलने से मना कर दिया था निजामुद्दीन औलिया ने। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी, याद रखेंगे। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे, किसके शासन काल में भारत आए थे? ये आए थे पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में भारत। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में, जो कि किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात के अंदर। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया सबसे धनी सूफी कहलाते हैं। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी किसे? शेख बहाउद्दीन जकारिया को, जो कि सबसे धनी सूफी माने जाते हैं। भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा सिकोह ने करा था, याद रखेंगे। भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की, याद रखेंगे, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? वो नक्शबंदी को मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने राज दरबार में से जितने भी जो गाने बजाने वाले थे राज दरबारी, उन सबको छुट्टी दे दी थी और बिल्कुल वो नक्शबंदी को मान करके चलते थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। अगला, चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? अजमेर, याद रखेंगे। अजमेर में आज भी इनकी दरगाह है, सब लोग माथा टेक करके आते हैं। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है, याद रखेंगे, पीर कहा जाता है। सूफी मत के जो आध्यात्मिक प्रवर्तक होते हैं उनको पीर कहा जाता है। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा अब्दुल्ला ने करी थी, इतना भी याद रखेंगे। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? शेख अहमद सरहिंदी को। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अब्दुल कादिर गिलानी। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। सूफियों के आश्रम को खानकाह कहा जाता था। खानकाह कहा जाता था सूफियों के आश्रम को। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? 1495 ईस्वी में। ठीक है, अब आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये वापस आपके बाबर और मुगल वंश से संबंधित आ चुके हैं, ये मैं आपको करवा चुका हूं। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये आप दोबारा देख लेना। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने करी थी? अकबर ने करी थी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया से मैंने आपको करवा दिए हैं। जैसे देखो, भगवत गीता व रामायण व अभी एक और बताया, उन सबका फारसी में अनुवाद किसने कराया था? दारा सिकोह ने कराया था। आगे चलते हैं, फिर अब हमारे जो अगले क्वेश्चन आएंगे हम उनसे मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगली सीरीज़ में, जी हाँ, सीरीज़ पार्ट 5 में, जहाँ पर मैं आपको सारे जितने भी आंदोलन हुए थे उन सब के बारे में बताऊंगा। उनके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम वहाँ पर कवर करेंगे। तो अगली सीरीज़ देखना ना भूलें। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी वो भी हमें बताएं और मिलते हैं आपसे अपनी अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।